बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जिनकी इकॉनमी में भी काफ़ी नज़र है और इसके अलावा बैनुल अक़वामी जो अमूर हैं उन पर भी काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं। तो आज हम इनसे फिर बात करेंगे यूक्रेन और रूस के हवाले से, जो इस वक्त एक जंगी सूरत हाल का सामना है। बल्कि ये सामना न सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान तो ठीक है जंग चल रही, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा दुनिया को है इस जंग से कि खुदा न खास्ता ये जंग जो है ये बढ़ती और तीसरी आलमी जंग की शक्ल में सामने आ जाए, अल्लाह ना करे। तो मैं आप वेलकम करता हूं जनाब शम्स अब्बासी को अपने प्रोग्राम में। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अब्बासी साहब ये बताएं कि ये यूक्रेन और जो रूस के दरमियान ये जो जारी तनाज़ा है, इसकी तारीखी जो है वो पस मंज़र क्या है, ये शुरू हुआ क्यों और क्या समझते हैं कि इस जंग से दुनिया की इक़्तिसादी और माशी जो सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, ऑलरेडी हम अगर हिस्टोरिकली जाएं तो जब ये सोवियत यूनियन था बिफोर ड्यूरिंग कोल्ड वार तक 1992 तक, तब तक थी सेंट्रल एशियन, ऑल ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन है, उसके बाद ये बैल्कन्स हैं, उसके बाद ये रीजन है पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप है, ये अराउंड रशिया के पास है। रशिया इज़ अ बिग, वी कैन से एक बहुत बड़ी स्टेट था। उसके बाद ओरिजिनली अगर हम इस पर्टिकुलर खिते में, तो रशिया का ये एरिया क्या था पर्टिकुलरली, जिसे आप यूक्रेन कहते हैं। यूक्रेन बेसिकली हाईटेक रीजन था। रशिया का जो इकोनॉमिकल डिबैकल का सिंगल काज बना वो था कि रशिया हाईटेक बनाता था। आप देखेंगे कि आपको अगर दुनिया में अच्छा टैंक चाहिए हो तो ये यूक्रेन के पास था, देन इनके पास हेलीकॉप्टर्स, एवरीथिंग। लेकिन आफ्टर रशियन जो डिक्लाइन हुआ, जब इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, तो उसमें हाईटेक में ये पोजीशन आई कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईटेक बना लिया तो आगे उनके पास मार्केट नहीं थी अब उसे सेल करने के लिए। तो उसी वजह से मार्केट नहीं थी तो हाईटेक बना लिया, आप सेल नहीं कर सके, तो उससे उन्हें उनकी जो इकानमी थी बैठी। अब जो रशिया की डिसइंटीग्रेशन हुई, तो रशिया की डिसइंटीग्रेशन में 5 सेंट्रल एशियन, 2 अज़रबैजान, आर्मीनिया और इनको मिला के 15 स्टेट्स जो थी वो टोटल दुनिया में आई, जिनमें शायद इनको कुछ अटानमी के भी इशूज़ थे, मुख्तलिफ थे। रशिया ज़ाहिर असर रखता है, आज तक सेंट्रल एशिया पे असर रखता है, जो ऑल ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अदर जो सारे 15 कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर एक बिग रीजन। आफ्टर डेट इकनॉमिक जब इनका डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट एक यूनिपोलरिटी में यूनाइटेड स्टेट एक वन सुपर पावर बन के आया। तो कॉन्टेस्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट में इन दोनों के दरमियान ये हुआ कि अब रशिया तो खामोश हो गया कि ज़ाहिर उस इकनॉमिकली वो अब वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आमतौर पे यूनाइटेड स्टेट जो था या वेस्टर्न ब्लॉक था, पोलैंड इज़ द सेंटर ऑफ वी कैन से यूरोप। तो ये यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करता था, आप उसे न्यूक्लियर कहें। इन वी कैन से रिएक्शन, जो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो पोलैंड से अपनी सारी आप देखेंगे स्ट्रेटजी बैलिस्टिक वो आमतौर पे प्रेशराइज रखते थे ड्यूरिंग कोल्ड वार। सेकंड इनकाउंटर रशिया क्या करता था, रशिया ने न्यूक्लियर वेपन लगाए थे जाके क्यूबा में, हिस्टोरिकली इसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं 1964। अब ये रशियन ब्लॉक के पास वहाँ से थोड़े चांसेस कम आए, तो अब रशियन जो ब्लॉक है अगेन ये कोशिश कर ये वेस्टर्न ब्लॉक है, वो ये कोशिश कर रहा है कि इस जगह को अगेन ये यूज़ किया जाए, इस जगह को अगेंस्ट रशिया इन डिफरेंट फॉर्म वी कैन से वो न्यूक्लियर वो मिसाइल बैटरी लगाना चाहते हैं। आप ये नहीं समझते कि ये सारी जो कार्रवाई है इसके किसी न किसी पस मंज़र में चीन को प्रेशराइज करना है, या चीन पे अपनी धाक बटाना है, या चीन रशिया के साथ साथ चीन के ऊपर भी आके बैठना है? आप क्या इसको इस नज़र से नहीं देखते? मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेस्ट में लेता हूँ। देखें जी, आप कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने अफगानिस्तान में अभी मैं कहूँगा कि उसने मार खाई। जब वो यूनाइटेड स्टेट वापस जा रहा है तो उसकी जो सुपर पावर का जो स्टेटस है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो शेक हो चुकी है, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। अब आपने दुनिया को दिखाना है वाकई कि ये यूनिपोलरिटी नहीं रही, ये बायोपोलरिटी है या मल्टीपोलरिटी है। ठीक है, आप देखो उसे आपने वाइंड अप करना है प्रैक्टिकली। तो यूनाइटेड स्टेट का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में, यूनाइटेड स्टेट का इन्फ्लुएंस यूरोप में, रशिया कैसे बर्दाश्त करे कि एक जो पिटा हुआ पावर है, जिस तरह हिस्टोरिकली जिस तरह ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, पहले यूनाइटेड किंगडम जो बरतानिया है कि ये सुपर पावर थी, यहाँ से पावर शिफ्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट और रशिया 2 सुपर पावर बनी। जो हिस्टोरिकल पहले कोल्ड वार होती थी बरतानिया और रशिया के दरमियान, वो अब सुपर पावर नया इमर्ज हुआ, यूनाइटेड स्टेट इमर्ज हुआ। आफ्टर जो रशिया के डिबैकल के बाद 1 सुपर पावर आ गई। अब वो चाह रहे हैं कि तुम मार खा चुके हो, ये उसे, मेरा ख्याल है कि ये उससे यूनाइटेड स्टेट को वाइंड अप कर रहे हैं यूरोप से,
ये उसे वापस पैसिफिक में भेज रहे हैं ठीक वापस है। और तो उसके ये बाद उसके बाद इंडो चाइना। शम्स, क्या ये इजी है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि ऐसा हो सकता है, क्या मुमकिनात में से है या? देखें मैं ये आपको कहूँ कि टेक्नोलॉजी की पावर तो अभी भी यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के अंदर चेक करें तो ये मैं मीडिया की आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी बड़ी रेजिस्टेंस है। जो स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, उसकी कैरोलिना वगैरह नॉर्थ वगैरह की, उसमें रेजिस्टेंस है। वो सेंटर के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि हमें अटॉनमी दो, बात करें कैलिफोर्निया 7वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, तो वो रेजिस्ट कर रही है सेंटर के अगेंस्ट। और यूनाइटेड स्टेट के अंदर बहुत रेजिस्टेंस है। यूनाइटेड स्टेट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं, क्योंकि ये समझ चुके हैं। अब दो एक्सप्रेशन है मेरा ख्याल है, इकोनॉमिक एक्सप्रेशन चाइना होगा और मिलिट्री एक्सप्रेशन जो होगा रशिया होगा, क्योंकि चाइना अग्रेसिव फोर्स नहीं है। ये उसे पूरी तरह फ्यूल करेंगे, उसे इकोनॉमिक सपोर्ट दे के। और मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि ये उनके जरा उनका देख रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहे हैं कि क्या करता है, कितने तक यूनाइटेड स्टेट आ सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक कितने तक आगे आ सकते हैं। और यही मॉडल मेरा ख्याल है ताइवान में भी अप्लाई होगा, मेरा अपना ख्याल। शम्स, आज फिर दोबारा जंग बंदी हुई और एक बार फिर मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका यूक्रेन और रशिया के दरमियान। तो क्या ये कोई फ्रूटफुल होगा? आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात क्या अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, या फिर एक बार फिर जंग शिद्दत इख्तियार करेगा और ये क्या तीसरी आलमी जंग का भी सबब बन सकता है? देखें ये बड़ा क्लियर है। देखें ट्रांजिशन ऑफ पावर, मैंने कहा ट्रांजिशन ऑफ पावर में यही है कि आप उसे कह रहे हैं कि आप हर चीज़ के आप मामे ना बनो। आप यूनाइटेड स्टेट को वो पैसिफिक से अटलांटिक से उस तरफ करना चाहते हैं कि आप वापस जाओ। आमतौर पे हिस्ट्री ये रही है, अपनी हद में रहें, अपनी हद में रहें। आमतौर पे हिस्ट्री ये रही है कि यूएस जब भी कहीं से मार खाता है, इसने सेकंड कोल्ड वार में भी सेकंड मेजर जो वार हुई थी, जिसे ग्रेट वार कहते हैं, जंग अजीम में भी इसने मार या आइसोलेशन में वापस किया। उसके बाद उसने जब मार खाई थी इसमें वियतनाम में मार खाई थी, तो ये 20 ईयर्स के लिए फिर वापस गया, फिर वे इराक में। ये क्या करते हैं, वापस जाता है आइसोलेशन। यूएस का जो सबसे बड़ा दोस्त है, उसकी जो टेरिटरी है, उसके करीब ऐसी कोई मेजर एग्रेसिव फोर्स नहीं है जो उसे एंगेज कर सके। वो वापस जाता है, रीगेन करता है, इकोनॉमिकली मिलिटरली वापस आता है। तो यूएस आमतौर पर 20 to 30 ईयर्स वापस लेता है। मेरा ख्याल है कि ये कोशिश करेंगे उसे मतलब वापस धकेल दे। उसके बाद दो चीजें हैं कि साउथ चाइना सी में बड़ी सीरियस टेंशन है, जहां यूएस और चाइना के प्लेन्स आमतौर पे जो इनके जंगी बैरी बेड़े हैं, जो इनकी सारी चीजें आमने सामने इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए यूएस को इधर से भी प्रेशर देंगे। ये प्रेशर चाइना अपने आप से रिलीज कर रहा है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर का चांस क्या है कि अब रिएक्शन यूनाइटेड स्टेट के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यूनाइटेड स्टेट का रिएक्शन मुझे होता नहीं ज्यादा, 2 रीजन। यूनाइटेड स्टेट ने क्योंकि देखें बड़ी कैलकुलेशन होती है, चाइना है, ये बिग पावर्स हैं, ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव लेती हैं। एस्केलेशन जो स्टार्ट हुई थी इनके दरमियान, ये 1921 से स्टार्ट हो गई थी, जब ये अफगानिस्तान से एस्केलेशन इन्होंने स्टार्ट कर ली थी। यूएस का जो जीडीपी का इनका फ़र्क है आपस में, देखें परचेजिंग पावर पैरिटी में, ये नॉर्मल जीडीपी में 28 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट का था, और 21 ट्रिलियन डॉलर जो है था वो चाइना का था। अब दुनिया ये देख रही थी कि 2030 तक ये यूएस को क्रॉस मारेगा, लेकिन कोविड के आने के बाद यूनाइटेड स्टेट को वो दचका लगा। ये अराउंड अगर आप रियल फिगर में जाएं तो ये चाइना से 3 to 5 ट्रिलियन कम हो गया अब इसका, और इनकी इकोनॉमिकली इनकी बड़ी कंडीशंस इनकी खराब हो गई है। आमतौर पे जो यूनाइटेड स्टेट की जंगों को जो लोग स्पॉन्सर करते थे, उसमें होता था जापान, होता था फ्रांस, होता था यूनाइटेड स्टेट ने, और उनकी अपनी इंटरनल कंपनीज होती थी, ठीक है, वो उसमें ब्राइट चांसेस होते थे कि ये विन करेंगी। तो वो बड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसी कोई चांस नहीं लग रहे। स्मार्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ट्रेड वॉर कर सकते हैं, इकोनॉमिक वॉर। अब आप देखें कि जर्मनी ने वैसे अनाउंस कर दिया कि मैं 1000 टैंक्स दूंगा, इन्होंने 60 करोड़ डॉलर भेजे इन्होंने। उसके अलावा यूरोप में जर्मनी थोड़ा सा और तरीके से इंसिक्योर हो रहा है, जो उनकी हिस्टोरिकल राइवलरी है। यूरोपीय ममालिक भी इसमें कुछ फंडिंग कर रहे हैं इस मामले में। देखें मुझे जो समझ आई है, मेजर 3-4 जो कंट्रीज हैं यूरोपियन, इनके एम्बेसडर्स जो मुझे मिले हैं,
मुझे लगा है कि वो चाह रहे हैं कि वो अपना शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो डिपेंडेंसी यूएस से हटाना चाह रहे हैं। आमतौर पे यूएस एज अ पावर था तो वो एक तरह से करते, लेकिन वो अपनी डिपेंडेंसी अब यूएस से हटा के कहीं और शिफ्ट कर। यूरोपियन कंट्रीज इतने कोई कॉन्फ्लिक्ट में उस तरह नहीं है कि वो एग्रेशन दिखाएंगे या वॉर की तरफ आएंगे, लेकिन हिस्टोरिकल मुझे लग रहा है जर्मनी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। इनके दरमियान हिस्टोरिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, देन इनके ओल्डन रूलर्स, सेकंड दूसरी जंग आज़ादी के बाद, तो वो उस तरह इंस्क्योर हो रहे हैं कि कहीं ये फिर तो नहीं वापस आ रहा है। अच्छा मजेश, हमसे ये बताएं कि एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि ये इस सारी सूरत हाल में जी, वैसे तो कोरोना जब से आया माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल तो तमाम ममालिक की बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन अगर इस तरह के जंगो जदल जो स्टार्ट हो जाती है तो इससे क्या आलमी माशियत पे या इक़्तिसादी सूरत हाल पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें, एक तो स्मार्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये स्मार्ट कॉन्फ्लिक्ट चले, मेजर वार तो मतलब 2 कंट्रीज रशिया का है और इनका। रशिया का ख्याल है कि वो इसे, ये एस्केलेशन जब स्टार्ट हुई देन आफ्टर अंदर जाके वो इसे जल्दी वाइंड अप करना चाहता है। उसकी कोशिश है कि मैं स्मार्ट मूव करके। ये भी कुछ सुनने में आ रहा था कि यूक्रेन की कोई प्रोडक्शन ऐसी थी ऑटोमोबाइलाइजेशन में, कोई ऐसा वो कुछ प्रोडक्ट कर रहा था जो कि पूरे यूरोप को जा रहा था, तो शायद वो मुस्तकबिल में देखें यूरोप, मैंने आपको कहा ना कि ये जो था उसका हाईटेक इंडस्ट्री जो रशिया की थी उस वक्त इसी रीजन में थी, ठीक है। उसी हाईटेक इंडस्ट्री के थ्रू वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसके बाद ये एग्रीकल्चर कंट्री है। अब अगर इम्पैक्ट देखें पाकिस्तान पे, पाकिस्तान मेजरली अपनी जो वीट है वो इधर से लेता होता था, ऐसे ही। तो 2-3 इन्फ्लेशन के आने के चांसेस हैं। जाहिर है इतनी बड़ी, बेसिकली ऑलरेडी कोविड से ग्लोबल सप्लाई चेन ने बहुत ज्यादा मार मुतासर हुई है, बिल्कुल। तो यूरोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। उसके पीछे रशिया, उसके बाद रशिया का गैस का इशू है इंटरनली, उनकी इंडस्ट्री को गैस चाहिए, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड इकॉनमीज जो होती हैं उसमें वार के बड़े कम चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जाहिर है अगर उन्होंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, हाई टेक में ली हुई हैं, लो टेक में चीज़ें ली हुई हैं, उनके पुरज़ाइजात चाहिए होते हैं, उसमें एक बाकायदा टेक्निकल सप्लाई चाहिए होती है। तो यानी कि मुस्तकबिल में जो हाई टेक जो चीज़ें जा रही थी यूक्रेन से, उनका भी कहत पड़ सकता है, या उनकी भी लो टेक है, हाई टेक है, उसके लिए ज़ाहिर सप्लाई है, उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो इश्यूज बन सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज कभी वो क्यों बार बार कह रही हैं, उन्हें पता है कि गैस का उनके साथ इशू बनेगा मेजरली, जो पूरे मतलब अराउंड यूरोप को वो रशिया गैस सप्लाई कर रहा है। उसके बाद टेक्निकल, और उसके बाद एज अ होल जो फूड सप्लाई है आपकी, इंडस्ट्रियल सप्लाई है, पूरी सप्लाई चेन और जब आपकी सप्लाई चेन मुतासर होती है तो इकोनॉमी नीचे आ जाती है। ऑलरेडी कोविड से बहुत मार खा चुकी है जी ग्लोबल। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी आपसे, और बहुत सी चीज़ों और बहुत से पहलुओं पे आपने रोशनी डाली और हमें हक़ाइक़ पर मबनी एक तबसरा भी पेश किया। बहुत जल्द मिलते हैं जी नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए नईम महबूब को। अल्लाह हाफिज़।